डियर स्टूडेंट, आज हम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग लेके आ रहे हैं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं ईंटों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, हम आपको ये चीज़ बता देते हैं कि ईंटों का वर्गीकरण, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण जब भी किया जाता है, कोई ना कोई कोड होता है इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसको कोई ना कोई कोड दे दिया जाता है और सन दे दिया जाता है। तो और किसी भी चीज़ को वर्गीकरण करने के लिए उसके क्या देखे जाते हैं, प्रॉपर्टी देखे जाते हैं, यानी उसके गुण देखे जाते हैं। तो उसके गुण को देखने के लिए हमें क्या है, फिजिकल, केमिकल, यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आप भौतिक और रासायनिक गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं। जो चीज़ परिवर्तित नहीं की जा सकती भौतिक गुण होता है। तो हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी चीज़ है, आपको ये लिटरेचर सब्जेक्ट है, इसमें आपको कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ बता देना है कि यहाँ पे लिखना है डियर स्टूडेंट कि ईंटों का वर्गीकरण IS, देखिए कोड लिख रहे हैं, क्या है ये, कोड है। तो इन कोडों को जो हम देखते हैं किस हिसाब से किया जाता है, तो आपको हम बता दें कि ये ईंटों का जो वर्गीकरण इंडियन स्टैंडर्ड साइज कहलाता है। अब लिखने से पहले आपको बता दें 1077 ये क्या हो गया, IS कोड हो गया। और यहाँ जब हम जो लिख रहे हैं ये हमारा क्या हुआ, 1986। ठीक, इस सन में IS कोड 1077 के थ्रू हमारा 1986 में ईंटों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव कोई पूछे कि IS 1077 1986 कोड के अंतर्गत किस सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल का वर्गीकरण किया गया, या IS 1077 के अंतर्गत 1986 किस तत्व के गुणों के बारे में बताता है, या किसका वर्गीकरण है, तो आप लोग क्या बताएंगे, ब्रिक का। 1957 में भी हुआ था इसका वर्गीकरण, 1957 में भी हुआ था। लेकिन जो है, आप लोगों को हम ये चीज़ बता दें कि ये जो हमारी बहुत ही पुरानी परिकल्पना थी, इसके लिए ईंट वही जो सुधार रूप चल रहा था, तो इसको हम नहीं लेते हैं। 1986 को ही ज़्यादातर हम लोग कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ठीक, ये हो गया IS कोड। आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ रटवा नहीं रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे ईंटों का वर्गीकरण IS 1077 1986 1957 के अंतर्गत किया गया, जिसमें कुछ तत्वों को ध्यान दिया गया। मतलब 1986 के अंतर्गत किया गया जो इनके भौतिक
एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या करता है। मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम ब्रिक्स का निर्माण किए। तो अब हम बात करते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर जब हम किसी ईंट का निर्माण करते हैं तो वो भौतिक गुण ईंट का किस प्रकार से बांटता है, भौतिक गुण के आधार पर कौन कौन सी ईंटें, तो हम बता रहे हैं ईंटों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर ईंटों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर ईंटों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर हम जैसे बताए कि दो भागों में डियर स्टूडेंट, वो दोनों पार्ट क्या हैं? नंबर 1 कच्ची ईंट और नंबर 2 क्या है? पक्की ईंट। सिंपल सी चीज़ है, जब आपको पेपर में आ जाए तो लिखना पड़े कच्ची ईंट। कच्ची ईंट के बारे में देखिए एक सिंपल सी हम आपको थ्योरी बता देते हैं, लिखाएंगे नहीं स्टूडेंट, अच्छा लिखवा देते हैं, चलिए ठीक है। एक कच्ची ईंट समझने की बात है, इसमें लिखिएगा ईंट क्या होती है? ईंट का वह संरचना जो आयताकार होती है और कच्चे रूप में होती है और जो सूर्य की रोशनी में सुखाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कच्ची ईंट कहते हैं। समझ गए? तो ईंटों को आयताकार आकार होता है, लिख दीजिए, या आयताकार आकार देने पर, मतलब उनका आकार यानी आयताकार होता है। ईंटों को आयताकार आकार देने पर उनको सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। उनको क्या किया जाता है? सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता है। वह ईंट क्या होती है? कच्ची ईंट होती है। अब इसमें हम एक चीज़ सोचेंगे, हम पढ़ें किस लिए? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण इनका क्या होता है? आप एक चीज़ लिख देंगे कि यह वायुमंडलीय प्रभावों से, भाई कच्ची ईंट है, मिट्टी की बनी है, तो क्या हो जाएगी? वायुमंडलीय प्रभावों से ग्रसित हो जाती हैं, यानी वायुमंडलीय प्रभावों को झेल नहीं पाती हैं। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वायुमंडलीय प्रभावों से ग्रसित हो जाती हैं, जैसे धूप हो गया, वर्षा हो गया, ठंडी पड़ गया, बर्फ पड़ने लगा, तो ये क्या करती हैं?
अपने आकार को खोने लगती हैं। जब ये अपने आकार को खो देती हैं तो इसलिए ये जो है वायुमंडलीय प्रभाव से क्या होती हैं, ग्रसित हो जाती हैं। और जब ये ग्रसित हो जाएंगी तो इनके गुण अच्छे नहीं होंगे। लिख दो कि इनके गुण जो है, इनके गुण उच्च क्वालिटी के नहीं होते हैं। क्या है स्टूडेंट, उच्च क्वालिटी के नहीं होंगे। जब ग्रसित हो जाएंगे किसी भी चीज़ से तो इनकी क्वालिटी के गुण अच्छे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनकी संपीड़न सामर्थ्य। इनकी संपीड़न सामर्थ्य कितनी होती है, 15 से 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी क्लासरूम में ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ईंट में क्या क्या पदार्थ होते हैं, कैसे निर्माण होता है, फ्रॉक क्या होता है, ये सब बता चुके हैं। तो इनकी संपीड़न सामर्थ्य 15 से 30 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। स्टूडेंट, हम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की जो बात करते हैं आपसे, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बात करते हैं, देखिए हम आपको अब समझा ही देते हैं। ईंट है, डियर स्टूडेंट, अगर इस ईंट का हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए स्टूडेंट, इस ईंट में क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है, मोटाई होती है। यही तो हुआ, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। यहाँ तो हम क्या करेंगे, लंबाई दिखा देंगे। ठीक, ये हमारी लंबाई हो गई। लेकिन अब इसकी मोटाई क्या दिख रहा है, इसकी चौड़ाई क्या दिख रही है, ये चीज़, ये पोर्शन, जैसे ये बी हो गया। ठीक डियर स्टूडेंट, और इसकी मोटाई कितनी है, टी। सिंपल सी चीज़ देखिए, ब्रिक को देखे ही हैं आप। तो इस कंडीशन में इसको क्या होता है, ब्रिक होता है। और ब्रिक की साइज़ क्या होती है डियर स्टूडेंट, जब हम इसकी बहुत ही तात्विक जो है, ईंट की साइज़ जो है बहुत ही कंडीशनात्मक हैं। आप जब फ्रॉक बनाएंगे तो फ्रॉक हमारा कितना होता है, यानी जो सांचा होता है, सांचे की साइज़, एक बार फिर सुन लीजिए, जो सांचे की साइज़ होती है वो कितनी होती है स्टूडेंट। देखिए लिटरेचर सब्जेक्ट है, एक एक पॉइंट जानना ज़रूरी है। जो सांचे की लंबाई होती है, सांचे की साइज वो 20x10x10 क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। तो सांचे की साइज़ हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए रटने से कुछ नहीं होगा, सांचे की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, क्यों 15 और 30 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ईंट की लंबाई जो है सेंटीमीटर स्क्वायर ही होती है। तो साइज हो गई 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक ना स्टूडेंट, यानी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जब कच्ची ईंट को हम निकालते हैं तो कच्ची ईंट की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, 19 सेंटीमीटर। ये मोटाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर। ठीक,
अब डियर स्टूडेंट, हम आपको जो चीज़ अब बताने जा रहे हैं इसके आगे, सपोज कीजिएगा कि यदि लोहा है, लोहे को 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पिघलाया जाएगा, लोहे की राड होगी, तो उस राड में जब पिघलेगा तो उसकी लंबाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कोई भी चीज़ पिघलेगा तो उसकी लंबाई जो है ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो लंबाई ऑटोमेटिक जब बढ़ती है